जय जोहार संगवारी हो। जैसे कि आप मतलब पता है कि आज भारत के संविधान दिवस है 26 नवंबर। आज के दिन हमारे भारत देश हा भारतीय संविधान ला अपनाइज। आज मोर ऑनलाइन आए के मकसद ये रही कि आप मन ला भारत के संविधान के बारे में कुछ जानकारी देवो। जैसे कि आप मन जाना था कि भारत के जो संविधान है वो देश के सबसे बड़े कानून है। वो एक ऐसे कानून है जो कानून ले जितका कानून अभी बने हैं उतना कानून भारत के संविधान के अनुरूप में बनाए जाते। बोला जाए तो भारत के सर्वोच्च कानून अगर किसी को बोलोगे तो भारत का संविधान है। और भारत का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, राज्य और केंद्र की शक्ति क्या है, वो कैसे काम करती है, निर्वाचन आयोग क्या है, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय का क्या है, क्या उसकी कार्य करते हैं, क्या उसकी शक्ति है, यहाँ तक कि जो लोक सेवा आयोग है उसकी क्या कार्य शक्ति है, हमारी न्यायपालिका क्या है। बोला जाए तो मोटी मोटा पूरा भारत का संचालन कैसे करना है ये सब का जानकारी भारत के संविधान में ही लिखा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अभी भी भारत के जो लोग हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो केवल 5% या 10% जानते हैं। मैं तो बोलता हूँ, जैसे मैं क्या, भारत का विधि आयोग ये बोलता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय कानून के बारे में पूर्ण जानकारी है कह के। यहाँ तक कि मेरा कहना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे कानून की जानकारी होनी चाहिए। अरे कानून की जानकारी छोड़िए, मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, भारत के संविधान की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तभी जा करके वो इंसान एक बेहतर नागरिक बनेगा। जब तक आप अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे नहीं, जब तक आप राज्य और केंद्र सरकार की शक्ति और कार्यों को जानेंगे नहीं, आप अगर पंचायत के हैं तो नगर पंचायत के हैं तो अपने नगर पंचायत के कार्य ताकत शक्ति को नहीं जानेंगे, निर्वाचन आयोग को नहीं जानेंगे, तो आप भला कैसे एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। और स्वतंत्रता और शक्तिशाली हम तभी हो सकते हैं जब हमें इन सब चीजों की जानकारी हो। और ये सभी जानकारी जो है भारत के संविधान में ही आपको पता चलेगी। अब इस चीज के बारे में मैं तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगा कि भारत का जो संविधान है वो बना कैसे, उसका संक्षिप्त इतिहास, और जो मौलिक अधिकार है, जो मैं बोलता हूँ कि मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तब जा करके आप किसी भी संस्था में या किसी व्यक्ति को आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं और एक अच्छे और जिम्मेदार शक्तिशाली नागरिक बन सकते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था भारत के संविधान के इतिहास की, तो इसको संक्षिप्त रूप में जैसे मैं वर्णन करूं तो भारत का संविधान जो है अनेक देशों के संविधान का मिश्रण है। इसमें अगर देखा जाए तो 1/3 से भी अधिक, जैसे कि ब्रिटिश काल में भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उसका प्रभाव दिखता है। लगभग भारतीय संविधान के 270 अनुच्छेद जो हैं ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। इसके पूर्व में मोतीलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने स्वराज के चलते मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, इसका भी प्रभाव भारतीय संविधान में दिखता है। महात्मा गांधी जी भी ने 1922 में बोला था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के अनुरूप होनी चाहिए कह करके। ब्रिटिश काल के समय में जब हमारे स्वतंत्रता मिलने वाली थी तब 1940 में अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव मंजूर करते हैं करके, और इसकी जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंपी गई। उस समय भारत के संविधान सभा में 379 सदस्य थे। 379 सदस्यों के द्वारा मुस्लिम लीग भी उसमें सम्मिलित था। मुस्लिम लीग के द्वारा जब उसमें सहभागिता नहीं निभाई गई तब जाकर के 324 सदस्यों की टीम जो संविधान सभा में सदस्य थे, इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण का जिम्मा अपने कंधों पर लिया, जिसके अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान के। यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है, निर्माता बोला जाता है। और बाबा साहब अंबेडकर बहुत विद्वान थे, उन्होंने पूरे देश के संविधान को पढ़ा समझा और उसके पश्चात भारत के संविधान को एक ऐसा संविधान बनाया जो एक शक्तिशाली
भारत को संचालित करने वाला, सभी के हितों को ध्यान में रख करके काम करने वाला संविधान बना। यही कारण है कि भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बोला जाता है। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और ये 26 नवंबर का ही दिन था जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। अब जब ये संविधान बन करके रेडी हुआ तब इसको 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान समय में इसमें 22 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकार इसलिए हर व्यक्ति को जानना जरूरी है क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार नहीं जानेगा तब तक वो उनकी मांगों के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, और जब तक आपके अधिकार आपको नहीं पता रहेंगे तब तक आप अपने जीवन का विकास कैसे कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी ही चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी जगह पे हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जो आपके अधिकारों का शोषण कर रहा हो, तो आप अपने मौलिक अधिकार के बारे में बोल सकते हो, आवश्यकता पड़ने पर उसको लागू भी करवा सकते हो अगर कोई हनन करे तो। अब इसी कड़ी में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले मिला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। और समानता के अधिकार से मतलब है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून जैसे कि बोला जाता है ना, विधि के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 यही बोलता है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे दलित वर्ग का हो चाहे स्वर्ण वर्ग का हो, सभी को समान कानून का अधिकार है। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में दिया गया है कि आप स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र आप रहोगे तो आप अपने विकास के लिए काम कर सकते हो, बोल सकते हो, रह सकते हो। कि ये सब चीजें जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। इसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में बताया गया है। जैसे कि कोई पुलिस वाला है ना, किसी अज्ञान व्यक्ति को पकड़ करके थाने ले जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि भैया आप उसको लेकर के क्यों जा रहे हैं। दूसरा, वकील को बुलाने का अधिकार है। तीसरा, 24 घंटे के अंदर उसको क्या बोलते हैं न्यायालय में पेश करने का अधिकार है, मेडिकल कराने का अधिकार है। लेकिन ये सब चीजें आपको तभी पता रहेंगी जब आप पढ़े रहोगे, और तभी आप पढ़े रहोगे तो जब जानोगे, जब बोलोगे तो सामने वाला जो है वो सोचेगा कि नहीं भैया इनको इसके अधिकार के बारे में पता है, तो इससे डिसिप्लिन से पेश आना चाहिए ऐसा करके। तो अधिकार ही जो है जो हमें शक्तिशाली बनाते हैं। अब जैसे बात करते हैं चौथे में, तो चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में बताया गया है। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें आपको बेसिक ये चीज जानने को मिलेगा कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मान सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो और उसके प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो ये जो अधिकार है, उसके पश्चात जो अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है। उसके बाद जो अधिकार आपको मिलता है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये अधिकार जो है वो वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जो हमें ये बताता है कि हमारे जो अधिकार हैं उसे राज्य या कोई व्यक्ति किसी भी कंडीशन में हनन नहीं कर सकता सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। अगर कोई व्यक्ति या सरकार हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तब हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा करके अपने अधिकारों की मांग के लिए वहां आवेदन कर सकते हैं। और जो कोर्ट है, वो जो माननीय न्यायालय है, न्यायालय जो है वो अपने हमारे अधिकारों को हमें दिलाता है। ठीक है, इसके बारे में अब विस्तृत जानकारी आपको बुक के माध्यम से हम प्रदान करते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसमें विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण का अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी व्यक्ति को विधि असमान नजरों से ही देखेगा। अब जैसे कि बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, तो इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या
का प्रतिषेध है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही बात बोलता है सबसेक्शन 15, मतलब अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 1 में। ठीक है, कि राज्य को ये आदेश देता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी जगह पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 का सबसेक्शन जो है वो नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वर्ण, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक जगहों जैसे कि भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन की स्थलों पर जाने से, कुआंओं, तालाबों, घाटों आदि जगहों पर जाने से रोके टोकेगा नहीं, भेद नहीं करेगा। 15 का सबसेक्शन 3 जो है वो राज्य को स्त्री एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब यही है कि जैसे हम लोगों को अभी पता चलता है कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो विशेष कानून बनाया जाता है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया जाता है। अब 15 का सबसेक्शन 4 जो है किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कुछ नागरिकों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। ये वही सबसेक्शन है जिसके अंतर्गत जो सरकार है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को समाज में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष उपबंध करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन को अवसर का समता की बात करता है। जैसे कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियोजन और नियुक्ति के अवसर के समानता की गारंटी लेता है। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 16 का जो है वो ये बोलता है कि भारत का कोई व्यक्ति जो है भारत के किसी भी जगह स्थलों में जा करके कार्य कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार से जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही 16 का सबसेक्शन 3 जो है ये बोलता है कि राज्य को उसके अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति में निवास विषयक अपेक्षा निहित करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अगर वो काम करेगा तो उसको वहां रहने का भी अधिकार जो है ये 16 ही देता है। उसके बाद जो है 16 का सबसेक्शन 4 जो राज्य पिछड़े हुए नागरिकों, सामाजिक, शैक्षणिक के किसी वर्ग के लिए नियुक्ति या पद के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। यही बात है जो हम लोग पढ़े 15 के सबसेक्शन 4 में कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़े हैं, जो उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, रोजगार में समानता के लिए ये प्रावधान करने की व्यवस्था करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की जो अस्पृश्यता का अंत, माने जो छुआछूत होता था, जो भेदभाव होता था, उसका अंत जो है अनुच्छेद 17 में बोला गया है। इसके लिए कानून भी बनाया गया है जैसे कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 लागू किया गया। अगर अभी वर्तमान समय में कोई भारत का नागरिक किसी व्यक्ति के साथ ये छुआछूत का भेदभाव करता है तो उसको इन नियमों के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में निम्नलिखित अपराध माना जाता है, वो ही बताया गया है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप किसी व्यक्ति को छुआछूत करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है कह करके। खास करके अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनको बेइज्जती करना होता था, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से इनकार करना हो गया, तो इन सब चीज़ों की बात बोली गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की जिसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत करना है। इस संबंध में 4 प्रावधान हैं। यह निषेध करता है कि राज्य सेना विधि संबंधित सम्मान के लिए सेवाएं और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो सेना है और जो विद्या संबंधित सम्मान है उसके सिवाय जो राज्य है किसी और को कुछ उपाधि नहीं देगा। हालांकि जो पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है भारत के अच्छे नागरिकों के लिए। उसके अतिरिक्त जो उपाधि है जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि आओ गौटिया, आओ महाराज, है ना, तो ये जो उपाधि लिए फिर रहे थे, बहुत सारे उपाधियां जो थी जो जन्म के आधार पर या पैसे के आधार पर मिला था, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है क्योंकि सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का अंत रखा गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वतंत्रता का अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक की स्वतंत्रता, माने वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता। हम जो बोलते हैं तो हमें बोलने का, अपने विचार रखने का
आज़ादी है किसी के विषय में जो जनहित का मामला हो। जैसे कि अब इसको मैं थोड़ा विस्तृत में समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमारे गांव में रास्ता खराब था, स्कूल जाने वाला रास्ता। हम लोग इतना काम किए, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तब हम इस पर बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ का प्रशासन निष्क्रिय है और यही कारण है कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी भावना को आवाज़ के माध्यम से या सूचना प्रसारण के माध्यम से रखते हैं। यही अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 का, कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जो है अनुच्छेद 19(2), भारत के भीतर कहीं भी भारत के प्रत्येक नागरिकों को शस्त्र विहीन सम्मेलन, माने जो हम लोग अभी सभा करते हैं, आयोजन करते हैं, शादी बर बिहाव हो गया, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये सम्मेलन की बात करता है। अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 3 जो है वो भारत के भीतर कहीं भी संघ, संगठन, समिति बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप संगठित जब तक नहीं रहोगे तब तक आप अपने विकास के लिए काम कहाँ कर सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 4 जो है भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विशेष अनुमति ऐसे क्षेत्र, कुछ क्षेत्र रहते हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र रहते हैं, जैसे कि आर्मियों का कैंप हो गया है ना, और जैसे कि ऐसी जगह जिस पर कानून व्यवस्था लागू होती है, उस जगह को छोड़ करके पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 का 5 जो है भारतीय राज्य में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता देता है। जैसे कि ये सिंपल सा समझा रहा हूँ, मतलब एक व्यक्ति जो है वो पहले बोलेगा, बोलने के बाद फिर वो सम्मेलन करेगा, 4 लोगों के साथ बैठेगा, फिर वो संघ बनाएगा, संघ बनाने के बाद फिर वो कहीं घूमने जाएगा, घूमने जाने के बाद अगर उसका मन किया तो वो वहाँ रह भी सकता है। रहने के बाद जो है अगर उसको लगा कि अब भैया मैं रह रहा हूँ यहाँ तो मेरे को व्यवसाय करना चाहिए, तो वह व्यवसाय भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 जो है वो पूरा व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड है, बोलने से लेकर के व्यवसाय करने तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। इस संदर्भ में बताया गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 25 में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने विरुद्ध गवाही देगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देता है और उससे संबंधित अन्य साक्ष्य है तब उसको मान्य किया जा सकता है। दूसरा जो है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाता है, ये इसी सेक्शन से लिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब इसके अंतर्गत आपको खाने की शुद्ध हवा है ना, जितना भी जो मानव जीवन जीने का अधिकार है, जैसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी हो गया, भोजन हो गया, इसीलिए तो कैदी को भोजन दिया जाता है। तो ये जितना अधिकार है प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है, इसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा हनन नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आप को अगर मृत्यु भी करना चाहे तो वो भी गैर कानूनी है इस अधिकार के चलते। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दिया तब सरकार उसको अंदर कर सकती है, ऐसे में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन मौलिक जो बेसिक चीजें हैं जीवन जीने का, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का, वो अधिकार उसका लागू ही रहता है जी। इसी में लिखा गया है अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है ताकि वो पढ़ सके करके। अब जैसे कि अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, गिरफ्तारी और निरोध के प्रति संरक्षण का अधिकार। मतलब गिरफ्तारी होती है और एक निरोध होता है, मतलब रोक दिया जाता है, नजरबंद जिसको बोलते हैं घर में। ये उससे संबंधित बताया गया है कि गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताया जाना, अपने रुचि के वकील से परामर्श करने एवं बचाव करने का अधिकार है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी न्यायालय में पेश करना होता है, निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण। यह एक ऐतिहासिक कार्यवाही है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन, मतलब ये वही बोल रहा है, नजरबंद करने वाली बात है कि उसको नजरबंद किया जाता है, उससे संबंधित यह अधिकार है।
अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 जो है बाल श्रम एवं महिलाओं का शोषण का प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 23 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, जैसे कि मानव का अवैध व्यापार पहले होता था, स्वतंत्रता पहले बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, जिसको एक निश्चित काम के लिए बिना मजदूरी दे करके बांध के रखा जाता था। अन्य इस प्रकार के बालक श्रम का मतलब वो होता है कि बलपूर्वक किसी व्यक्ति से काम लेना, उसको संविधान के अनुसार प्रतिबंध कर दिया गया, मगर मतलब आप ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं। न्यायालय के बिना उचित पारिश्रमिक दिए कैदियों से काम कराना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम का उल्लंघन माना है। माने ये वही बोल रहा है कि जो कैदी होते हैं जिनको सजा मिलती है, उनसे जो काम कराया जाता है उनको भी उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा बोल रहे हैं। अनुच्छेद 24 जो है 14 से कम उम्र के बालकों 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों खतरनाक अभियोजन में लगाना प्रतिबंध है। बताया गया है कि यहीं पर बताया गया है कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ऐसे कारखानों में जिसमें लोगों को मतलब बच्चों को नुकसान हो वैसे जगह पर प्रतिबंध रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में इसमें यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है अपने किसी भी धर्म को जो वो चाहे अंतरकरण मतलब अपने आत्मा से मान सकता है, धर्म के आचरण उसका धर्म का जो आचरण हो उसको अपना सकता है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है सभी व्यक्ति को। वही बात मैं बताया वही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मतलब धार्मिक एवं पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण करना, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करना, जंगम एवं स्थावर संपत्ति का स्वामित्व एवं अर्जन करना, ऐसी संपत्ति विधि अनुसार प्रशासन करना। इसी में यही बताया गया कि विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कार्य कर न देने की स्वतंत्रता मतलब जो धार्मिक संस्था होती है उनको सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता है, अनुच्छेद 27 ही बोलता है। फिर अनुच्छेद 28 बोल रहा है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना को प्रतिषेध, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसको अधिकांश जगह पर उल्लंघन किया जाता है। जैसे कि हमारे मुरमुला थाना में एक मंदिर बनाया गया था, तो यही अनुच्छेद के अंतर्गत वो मंदिर बनने से पहले रोका गया था, क्योंकि वो एक सरकारी संस्था थी और सरकारी संस्था में बोला गया है कि किसी विशेष धर्म के उपासना पर प्रतिषेध लगाया गया है। जैसे कि आगे पढ़ना, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाओं में किसी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर राज्य चाहे तो ऐसी संस्था पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, जैसे कि पारसी हो गए हैं ना, और जो छोटे छोटे समुदाय के भारत में रहते हैं उनकी संस्कृति को सहेजने और उनकी शिक्षा को सहेजने से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। अब बात करते हैं हम सीधा आ जाते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अभी जो मैंने पूर्व वीडियो में बोला इतने सारे अधिकार हैं, इन अधिकारों का जब हनन होता है तब आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट हो गया आपका और आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ आप जा करके अपने अधिकारों का परिवर्तन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, तो ये सब चीजें जो है हमें भारतीय संविधान से ही मिलती है और मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील भी कर रहा हूं और आपकी खुद की ये समझदारी होनी चाहिए कि जिस कानून व्यवस्था से पूरा भारत चलता है ऐसे कानून व्यवस्था की किताब को आप रखिए, एक बार पढ़िए और सोचिए कि उसमें क्या क्या लिखा है और वो क्या क्या है जो आपके और आपके समाज, आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके राज्य, आपके संगठन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।